जय हिंद। मूल अधिकार में हमें लास्ट में हमने मूल अधिकार कौन कौन से होते हैं, मूल अधिकार कहां से कहां तक है और मूल अधिकार संविधान के किस भाग में, ये देख लिया था। मूल अधिकार में हमने आर्टिकल 12 और 13 देख लिया था, जिसमें आर्टिकल 12 हमें किस चीज की परिभाषा देता है, राज्य की परिभाषा देता है, और आर्टिकल 13 किस संबंध में बताता है, विधि के अल्पीकरण और हमारे मूल अधिकार को जो कम करते हैं उन विधियों के बारे में बतलाता है। ठीक है, तो 12 और 13 हमने डिटेल में कवर किया था। आज से हम अपने मूल अधिकारों में एंटर होने जा रहे हैं, और मूल अधिकार में सबसे पहला मूल अधिकार कौन सा है आपका, समता का अधिकार। ठीक है, एक सीक्वेंस देखा था हमने, वो सीक्वेंस बस बता दीजिए आप लोग मुझे। सबसे पहले कौन सा अधिकार था, समता का अधिकार। दूसरा अधिकार स्वतंत्रता। तीसरा शोषण के विरुद्ध। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता। अगला और अंतिम, इसमें जो सबसे पहला अधिकार है आपका समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक था, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक, है ना। बस यही आज हमें देखना है। ये सीक्वेंस याद है आप लोगों को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा इसमें एक मूल अधिकार और था जो हमारे मूल संविधान में हुआ करता था। कितने थे मूल संविधान में टोटल, 7 थे। अब वर्तमान में कितने हैं, हटाया किसको गया है, संपत्ति के अधिकार को। जब हम संपत्ति का अधिकार कवर करेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आखिर ये था क्या और इसे क्यों हटाया गया। इसे किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा दिया गया। और केवल इसे हटाया नहीं गया, इसे बना दिया गया एक किस प्रकार का अधिकार, कानूनी अधिकार। और इसे डाल दिया गया आर्टिकल नंबर 300 का या 300 ए में से ट्रांसफर कर दिया गया। तो अब ये एक मूल अधिकार तो नहीं है, अब ये एक कैसा कानूनी अधिकार बनकर रह चुका है। ठीक है, अच्छा हम मूल अधिकारों की बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट का कल ही एक फैसला आया है। अगर आप लोगों ने देखा हो कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत में समलैंगिक विवाह को लेकर क्या कर दिया है, मंजूरी नहीं दी है ना, इनकार कर दिया है। और उन्होंने स्पेशली इस चीज को कोट किया है कि जो शादी करने का अधिकार है, राइट टू मैरिज, ये आपका मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, शादी करने का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं है। कल को सरकार से लड़ नहीं सकते कि हमारी शादी करवाओ, हमारी शादी नहीं हो रही है। आप लोगों को खुद ढूंढना पड़ेगा अपने लिए कैसा है, किस लायक। सरकार को ऐसा नहीं बोल सकते ना कि हमें अच्छा लड़का नहीं मिला, हमारा राइट टू मैरिज है, हमें अच्छा चाहिए हीरो जैसा। बोल सकते हो क्या, नहीं ना, क्योंकि वो आपका मूल अधिकार। मूलतः संविधान में संपत्ति का अधिकार आर्टिकल नंबर किस में था, 31 में था, जिसे अब निष्क्रिय कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, निष्क्रिय कर दिया गया है। इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 ए के तहत अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, चलिए हम मूल अधिकार में हम समता के अधिकार को अब शुरू करते हैं। समता, हाँ उससे पहले कुछ अधिकार ऐसे हैं जो भारतीयों को दिए गए हैं और कुछ अधिकार ऐसे हैं जो भारतीय और विदेशियों दोनों को दी गई। मतलब ऐसे अधिकार हैं कुछ जो केवल और केवल कैसे दिए जाते हैं, भारतीय नागरिकों को दिए जाते हैं। और कुछ अधिकार हैं जो भारत के नागरिक और दूसरे देश के निवासियों को भी क्या है, मिलते हैं। तो वो कौन कौन से आर्टिकल है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, तो 15, 16, 19, 29 और 30 बस। ठीक है, कौन कौन से, 15, 16, 19, 29 और 30। अच्छा आपको ये तो याद आ रहा होगा, ये 29, 30 में कौन सा अधिकार था, पांचवा मूल अधिकार कौन सा था आपका, कौन सा, ये आपको केवल भारतीयों को ही दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम अभी पढ़ेंगे 15, 16 और 19 क्या, फिर आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। 15, 16, 19 आपका है अभिव्यक्ति की आजादी से संबंधित, और 15, 16 में आपको आज के लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरे आर्टिकल्स हैं आपके, आर्टिकल नंबर 14, 20, 21, 21 से 22, 23, 24 और 25 से लेके 28 तक के जो भी अधिकार हैं ये भारतीयों के साथ साथ किसको प्राप्त हैं, विदेशियों को भी प्राप्त हैं। अच्छा हम शुरू करने वाले हैं आज समता का अधिकार। समता का अधिकार किससे शुरू होगा, आर्टिकल नंबर 14। और जो 14 है ये क्या केवल भारतीयों को प्राप्त है, ये भारतीयों और विदेशियों दोनों को ही प्राप्त है। तो हम देखते हैं कि आखिर आर्टिकल 14 में से क्या लिखा हुआ है जो हमें भी मिला हुआ है और दूसरे व्यक्तियों को भी मिला हुआ है। चलिए, समता के अधिकार में भारतीय संविधान के भाग 3, भाग 1 में क्या था, संघ और उसके क्षेत्र, भाग 2 में क्या था,
नागरिकता। अब भाग 3 में हम आ चुके हैं। भाग 3 में क्या है अभी आपका? मौल अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 में क्या दिया गया है? समता का अधिकार। समता का मतलब समझते हैं ना? समानता, इक्वालिटी, कि राज्य की नजर में सभी क्या है? एकदम समान है, किसी भी प्रकार का भेदभाव राज्य नहीं करेगा। बस उसी चीज की शुरुआत हमने इस आर्टिकल्स में करी है। देखिए, समता का अर्थ है सभी व्यक्ति कानून के समान समान है, सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, लिंग, जाति, नस्ल, धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, और सार्वजनिक स्थलों में समानता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। कोई भी सार्वजनिक स्थलों पर आपने ये सुना है क्या कि यहाँ महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, या यहाँ पुरुषों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, या फिर यहाँ अधिक उम्र वालों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा? सार्वजनिक स्थल में जैसे हमने गार्डन, मंदिर, तो इन जगहों पर आपने देखा है कोई भी प्रवेश कर सकता है। क्या बाहर कोई बोर्ड लगा होता है कि इस प्रकार का व्यक्ति या इस मूल का व्यक्ति या इस जाति का व्यक्ति यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता? ऐसा होता है क्या? नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पर कौन सा अधिकार है? समता का अधिकार है, और समता का अधिकार इसी चीज को रोकता है। आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 की बात करते हैं, तो आर्टिकल नंबर 14 दो शब्द हैं, ठीक है। सबसे पहला, विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता। अच्छा, यहाँ विधि से तात्पर्य क्या है? कानून, ठीक है, विधि से तात्पर्य कानून। और दूसरा शब्द है विधियों का समान संरक्षण। दो शब्द हैं आर्टिकल 14 में जो अभी हम समझेंगे। पहला शब्द है विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के समक्ष सभी समान, और दूसरा शब्द है विधि का समान संरक्षण। फिर आर्टिकल नंबर 15, धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध, ठीक है, ये भेदभाव को रोकता है। सिंपल आप याद रखिए, आर्टिकल नंबर 15 भेदभाव पर निषेध। अब वो यहाँ पर केवल 4 बिंदु हैं, 5 बिंदुओं पर विभेद होता है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। आर्टिकल नंबर 16, लोक नियोजन। लोक नियोजन का अर्थ क्या होता है? सरकारी रोजगार कह सकते हैं। लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता, ठीक है। इसके बाद 17, छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत, और 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। चलिए ठीक है, समता के अधिकार पढ़ रहे हैं हम। कहां से कहां तक है? 14 से 18। चलिए, आर्टिकल नंबर 18 में क्या है? आर्टिकल नंबर 14 में क्या है? दो शब्द हैं, विधि के समक्ष समता, और दूसरा शब्द विधि का समान संरक्षण। ये हमें आर्टिकल नंबर 14 देता है। आर्टिकल नंबर 15, सिंपल, भेदभाव पर निषेध। ये आपका लगाता है भेदभाव पर निषेध। आर्टिकल नंबर 16, लोक नियोजन में अफसर की समानता। आर्टिकल नंबर 17, अस्पृश्यता। इसका अर्थ क्या होता है? छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत करते हैं। और आर्टिकल नंबर 18, उपाधियों का अंत। ये सभी आर्टिकल्स मिलकर एक समता का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। कहां पर? हमारे समाज में, ठीक है। हमारे समाज में समता को बनाने का, समता की नींव को बनाए रखने का काम कौन से आर्टिकल्स करते हैं? आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक, ठीक है। ये सब किस किस भाग में? संविधान के भाग 3 में है। अब इन्हें थोड़ा डिटेल में हम कवर करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 14, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। ये दो शब्द आ रहे हैं। अच्छा, ये जो विधि के समक्ष क्षमता है, ये वाला जो बिंदु है या पॉइंट है, ये जो अवधारणा ये हमने कहां से ली? ये अवधारणा हमने ली है ब्रिटेन से, यही बता देते हैं। और विधियों का समान संरक्षण, ये अवधारणा ये हमने ली है अमेरिका से, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 14 में कहा गया है कि राज्य मतलब समझते हैं, भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून का समान संरक्षण वंचित नहीं रखेगा, ठीक है। यह प्रावधान सभी व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करता है, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि आर्टिकल नंबर 14 केवल भारतीयों को नहीं दिया जाता, भारतीयों के अलावा वो विदेशियों को भी दिया जाता है। आर्टिकल 14 में नागरिक शब्द के स्थान पर किस शब्द का उपयोग किया गया है?
व्यक्ति शब्द का उपयोग किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि यह अनुच्छेद भारत के भू क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों को, चाहे वह भारत का नागरिक हो या विदेशियों, दो चीजें जरूर देगा, एक विधि के समक्ष समता और दूसरा समान संरक्षण। अब एक चीज यहां लिखी हुई है, भू क्षेत्र में रहने वाले, है ना, अर्थात ये आर्टिकल नंबर 14 की पावर या अधिकार उसी को दिया जाएगा जो भारत के भू क्षेत्र में उस समय क्या है, निवास कर रहा है, या भारत के भू क्षेत्र में वो उस समय स्थित है, केवल उसे ही दिया जाएगा। इसके बाद आर्टिकल नंबर 14 में कानून के समक्ष समानता की अवधारणा हमने कहां से ली, ब्रिटिश संविधान से ली है। और वही चीज हमने कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा कहां से ली, हमने अमेरिकी संविधान से ली है। तो ये आप याद रख सकते हो। दो शब्द हैं आर्टिकल नंबर 14 में, पहला शब्द कौन सा है आपका, विधि के समक्ष समता, कहां से लिया, दूसरा शब्द है आपका विधि का समान संरक्षण, कहां से लिया हमने, अमेरिका से लिया। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। कानून के समक्ष समता का मतलब होता है कि कानून के नजर में सभी क्या है, अब चाहे वो उच्च वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो निम्न वर्ग का व्यक्ति हो, अब चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसी भी जाति का, उच्च जाति का हो, निम्न जाति का हो, वो कानून की नजरों में क्या रहेगा, समान रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि निम्न वर्ग के व्यक्ति को सजा कुछ ज्यादा होगी और उसी जुर्म के लिए उच्च वर्ग के व्यक्ति को सजा थोड़ी सी कम होगी, या ऐसा नहीं होगा कि महिलाओं को उस चीज के लिए सजा कम हो और पुरुषों को उस चीज के लिए सजा ज्यादा हो। अगर दोनों ही एक जैसे जुर्म करते हैं तो कानून उनके लिए एक समान कार्य करेगा। ठीक है, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है और विधि के समक्ष किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय सभी व्यक्तियों के लिए क्या रहेगा, समान रहेगा, कानून किसी के लिए नहीं बदलेगा। ठीक है, सिर्फ कुछ लोग इसमें अपवाद स्वरूप आते हैं, अधिकारी होते हैं जो हमारे बड़े पद के होते हैं, उन्हें हम आगे कवर करेंगे। यह एक नकारात्मक अवधारणा है। नकारात्मक अवधारणा है किसके लिए, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, कानून का समान संरक्षण देता है, कानून को समान रूप से लागू करता है, किसके ऊपर, नागरिकों के ऊपर। और ये कहां से प्रभावित है, ब्रिटेन से प्रभावित है। वहीं दूसरा शब्द हमने देखा था, कानून का समान संरक्षण, समान परिस्थिति में रहने वाले लोगों के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार किया जाना। इसका अर्थ कोई मुझे बता सकता है, विधि का समान संरक्षण का मतलब, समान परिस्थिति मतलब जैसे कैसे, सेम प्लेटफॉर्म में कैसे, बताओ। इसके अलावा कोई दूसरा एग्जांपल। हम्म ठीक है, ठीक है, देखो क्या है, दो लोग जुर्म करते हैं, ठीक है, दो लोगों ने एक जैसा अपराध किया हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है, एक है उच्च वर्ग का, एक है निम्न वर्ग का। अब जब न्यायालय में आपके सेशन चलते हैं, है ना, जब पेशी चलती है तो आप अपना वकील पेश करते हैं। अब जो उच्च वर्ग का व्यक्ति है वो तो पैसे वाला है, तो वो तो एक अच्छा वकील हायर कर सकता है और हो सकता है अच्छा वकील हायर करके वो उस केस से बच भी जाए। परंतु जब हम एक गरीब गरीब व्यक्ति की बात करते हैं तो शायद वो उतने पैसे खर्च ना कर पाए वकील के ऊपर। अब इस स्थिति में क्या होगा, जिसके पास वकील होगा वो तो बाहर हो सकता है या बच सकता है, परंतु जिसके पास वकील नहीं है उसका पक्ष रखने के लिए उसको तो सजा हो सकती है। तो ये स्थिति उत्पन्न ना हो, इस स्थिति को रोकने के लिए सरकार ने किस चीज को लागू किया या किस चीज को एक्सेप्ट किया, समान संरक्षण। अब उस व्यक्ति को सरकार के द्वारा क्या दिया जाता है, वकील दिया जाता है जो उसका पक्ष रख सके। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। दूसरा एग्जाम्पल कि मान लीजिए एक व्यक्ति है या एक बालक है 12 या 13 वर्ष का जिसने कोई अपराध किया, और दूसरा बालक है 18 या 20 वर्ष का जिसने अपराध किया। अब दोनों ने ही समान अपराध किए हैं, क्या दोनों को ही समान रूप से सजा दी जा सकती है, क्यों नहीं दी जा सकती, क्योंकि एक बालिग है और दूसरा नाबालिग है, और हम सभी जानते हैं कि नाबालिग को हमारे न्यायालय सजा नहीं देते, वो बाल सुधार गृह में उन्हें भेजते हैं। तो उसे तब तक सजा नहीं दी जा सकती जब तक वो 18 वर्ष या 18 वर्ष के ऊपर का नहीं हो जाता। तो 18 वर्ष के ऊपर आने पर ही उन्हें समान रूप से क्या दिया जाएगा, सजा सुनाई जाएगी। तो यही है आपका क्या, विधि का समान संरक्षण। ठीक है, ये उदाहरण मैंने आपको बता दिया, समान परिस्थिति में रहने वाले लोगों के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार किया जाना। उदाहरण के लिए
पैसेदार व्यक्ति कोर्ट में अच्छा वकील रखेगा तो समता के लिए गरीब व्यक्ति को कोर्ट सरकारी वकील मुफ्त में क्या करवाता है, प्रोवाइड करवाता है। ये सकारात्मक अवधारणा, और ये कहां से लिया है हमने, ये अमेरिका से ग्रहित है। आर्टिकल नंबर 14 में विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से ग्रहित है और विधि का समान संरक्षण अमेरिका से ग्रहित है। ठीक है, यह है आपका आर्टिकल नंबर 14, जो सरल शब्दों में यदि समझा जाए तो कानून के समक्ष आपको क्या देता है, वो समता और संरक्षण देता है। ठीक है, आपके ऊपर कल न्यायालय ये कोई भी अपराध को लेकर आपको अलग से कोई ऐसी सजा नहीं सुना सकता जो उसने दूसरों को नहीं सुनाई है, या स्पेशली वो बोले कि आपको आपकी जाति के कारण या आपके लिंग के कारण या आपकी उम्र के कारण मैं आपको ये सजा सुना रहा हूं, ऐसा न्यायालय नहीं कर सकता। अनुच्छेद नंबर 14, कानून के समक्ष समानता के अपवाद। अब इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, है ना, जिसमें आप कानून को समान नहीं रख सकते कुछ व्यक्तियों के लिए, जिसमें कौन कौन आते हैं, सबसे पहले हमारे आते हैं राष्ट्रपति। कुछ अपवाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 में दिए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं। राष्ट्रपति या किसी भी राज्य के राज्यपाल अपने कर्तव्यों या शक्तियों के प्रयोग के लिए किसी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है। कभी भी याद रखना, राष्ट्रपति और राज्यपाल जब तक अपने पद पर बने हुए हैं वो न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं रहेंगे। न्यायालय के प्रति जवाबदेह मतलब कभी भी उनकी पेशी या वो न्यायालय में अपनी गवाही देने के लिए पेश नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये भारत के राष्ट्रपति हैं और ये स्टेट के राज्यपाल हैं, जो कि एक उच्च पद होता है जो रिप्रेजेंट करता है किसी स्टेट को या रिप्रेजेंट करता है किसी कंट्री को। और इन्हें न्यायालय में बुलाने का अर्थ है कि हमें अपने स्टेट की छवि हम स्वयं ही खराब कर रहे हैं, इस वजह से इन्हें क्या किया जाता है, उस पर रोक लगाई गई है। राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को उनके खिलाफ कोई भी आपराधिक कार्रवाई नहीं कर, याद रखना इनके ऊपर कभी भी कोई क्रिमिनल केस नहीं चल सकता। कौन सा केस चल सकता है? सिविल मामले चल सकते हैं। क्रिमिनल केस का मतलब होता है हत्या करना, हत्या की कोशिश करना, और भी अन्य मामले आते हैं। सिविल मामले मतलब जो आपके गृह से संबंधित हैं, जो आपके जमीन जायदाद इन चीजों से संबंधित हैं। कोई भी न्यायालय राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को उसके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तारी या कारावास की प्रक्रिया नहीं कर सकता। क्या सुनने में अच्छा लगेगा भारत के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, भारत के राष्ट्रपति जो है वो अभी जेल में है? अच्छा लगेगा? बस इसी वजह से, ताकि हमारे देश की छवि भी खराब ना हो, तो उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति या किसी भी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ 2 महीने की पूर्व सूचना, कितने महीने? 2 महीने की पूर्व सूचना देकर उन पर कौन सी कार्रवाई? सिविल कार्रवाई को शुरू किया जा सकता है। सिविल मामले इनके ऊपर चल सकते हैं, परंतु कितने समय की पूर्व सूचना देना अनिवार्य है? 2 माह की पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर्टिकल नंबर 14। क्या केवल राज्यपाल और राष्ट्रपति ही इसमें अपवाद स्वरूप रखे जाएंगे? कुछ लोग और हैं, कुछ व्यक्ति और हैं जो इसमें अपवाद स्वरूप रखे जाएंगे, वो भी देख लेते हैं हम। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 361 ए के अनुसार संसद या राज्य विधानमंडल, जब मैं संसद बोलता हूं तो मैं लोकसभा राज्यसभा दोनों ही कह रहा हूं। जब मैं राज्य विधानमंडल कहता हूं मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों की ही बात हो रही है। का कोई भी सदस्य सत्र के दौरान आपराधिक या सिविल किसी भी मामले में अदालत के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए बाध्य नहीं है जब तक वो सत्र उसका चल रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 105 और 194 के अनुसार संसद या राज्य विधानमंडल का कोई भी सदस्य कहां पर? सदन में दिए गए भाषण मतों के लिए न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है। तभी हमने देखा है कि सदन में जो हमारे सदस्य होते हैं वो कई बार अपशब्दों का भी उपयोग कर देते हैं, कई बार एक दूसरे को गलत चीजें बोल देते हैं। मारपीट भी देखी है आपने संसद में, है ना, चांटे चलते हुए भी देखे हैं आपने संसद में। क्या आपने देखा कि जिसने चांटे मारे वो बाहर आकर गिरफ्तार हो गया? नहीं, क्योंकि संसद के भीतर सदन में की गई कोई भी कार्यवाही या कोई भी बोला गया शब्द वो न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है। इसलिए उस पर कोई भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। इसलिए आपने देखा होगा कि सदन पहुंचते सब कुछ ज्यादा ही खुल जाते हैं, वो गरिमा भूल जाते हैं सदन की, कि सदन की जो गरिमा है, भारत देश है जो वो एक गरिमा और संस्कृति का देश है। हमें यहाँ किन शब्दों का उपयोग करना है, हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज क्या रखनी है, या फिर हम जो यहाँ करने वाले हैं वो लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करता है, वो क्या सोचेंगे कि उन्होंने वोट देकर क्या हम जैसे मूर्खों को चुना है? ये चीज वो नहीं सोचते। और आपने खुद देखा है कि सदन में क्या क्या होता है, एक दूसरे पे मारपीट भी कर देते हैं।
इसके अतिरिक्त अच्छा देखो, सांसद गिरफ्तार नहीं हो सकते, आपने देखा, विधानमंडल के सदस्य भी गिरफ्तार नहीं हो सकते, मतलब उन पर केस नहीं चल सकता। फिर हमने देखा राष्ट्रपति और राज्यपाल पर भी कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चल सकता। इसके अतिरिक्त विदेशी संप्रभु, सोवरेन, राजनयिक, डिप्लोमेट्स और राजदूत यानी एम्बेसडर्स के खिलाफ कोई भी सिविल या आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। और यह एक ऐसी व्यवस्था है जो वैश्विक स्तर पर क्या की गई है, स्वीकार की गई है। मतलब आप हमारे देश के भी अधिकारियों और डिप्लोमेट्स को क्या नहीं करोगे, गिरफ्तार नहीं करोगे, उन पर कोई केसेस नहीं चलाओगे, और हम आपके डिप्लोमेट्स पर भी किसी भी प्रकार का केस नहीं चलाने वाले। तो इतने व्यक्ति हैं, ये इतने लोग हैं जो आपके आर्टिकल नंबर 14 से अपवाद स्वरूप बाहर आते हैं। ठीक है, इन पर वो लागू नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कोई डिप्लोमेट से अगर कोई गलती हो जाती तो समान नागरिक भारत का ये आवाज उठाने लगे कि जैसे हमें सजा दी जाती वैसे इन्हें भी सजा दी जाए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये वैश्विक स्तर पर दूसरे देश के साथ हमारे संबंध स्थापित करते हैं ये डिप्लोमेट्स। इन्हें गिरफ्तार करना या इनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई करना उस देश के साथ हमारे संबंधों को खराब कर सकता है, इस वजह से ये चीजें नहीं की जाती हैं। ठीक है, चलिए आर्टिकल नंबर 15 सरल भाषा में समझे तो ये क्या करता है, ये भेदभाव पर निषेध, यानी जो भी भेदभाव होता है उस पर क्या लगाता है, ये रोक लगाता है। अनुच्छेद आर्टिकल 15 भेदभाव पर निषेध, इसे कितने खंडों में, 6 खंडों में विभाजित किया गया। 15(1), 15(2), 3, 4, 5, 6। ये हमें डिटेल में देखने की आखिर इनमें ऐसी बातें क्या लिखी हैं। अच्छा, कुछ चीजें तो पहले से थी, कुछ चीजें संशोधन करके इसमें बाद में जोड़ी गई हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 15(1) क्या कहता है। सबसे पहले आप ये 5 पॉइंट देखिए, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, कितने बिंदु हैं, 5 बिंदु हैं। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। इनमें से किसी मतलब केवल इनमें से 5 की ही बात हो रही है। इन 5 बिंदुओं के आधार पर राज्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता। अच्छा, इन 5 बिंदुओं के अलावा क्या किसी अन्य बिंदु पर भेदभाव किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, केवल शब्द का तात्पर्य यह है कि विभेद उपरोक्त 5 आधारों पर वर्जित है, किंतु अन्य आधारों पर किया जा सकता है। इन 5 बिंदुओं के अलावा अन्य आधारों पर राज्य आपके साथ भेदभाव कर सकता है। एग्जाम्पल स्वरूप देखा हमने कि मान लीजिए ये सड़क है, ठीक है, ये सड़क का उपयोग सभी करते हैं। क्या इस सड़क में लिखा होता है केवल पुरुष वर्ग के लिए है या केवल महिला वर्ग के लिए है? क्या इसमें लिखा होता है कि ये केवल इस जाति के लिए है और दूसरी जाति के इस सड़क का उपयोग नहीं कर सकते? परंतु अक्सर सड़क में आपने ये चीज जरूर देखी होगी कि वहां लिखा होता है भारी वाहन प्रवेश निषेध, है ना। अब भारी वाहन प्रवेश निषेध एक प्रकार का भेदभाव हो गया, क्योंकि आप छोटे वाहनों को जाने दे रहे हैं और भारी वाहनों को वहां प्रवेश करने से निषेध कर रहे हैं। पर क्या ये जो भारी वाहन प्रवेश निषेध है वो इन किसी भी बिंदु के अंतर्गत आता है क्या? इसलिए बोला गया है कि इन 5 बिंदुओं के अलावा हम किसी अन्य बिंदु पर भेदभाव कर सकते हैं जो कि समाज के लिए आवश्यक है। ऐसा नहीं कि किसी भी वजह से कोई भी भेदभाव कर दिया, जो कि समाज के लिए आवश्यक है वो भेदभाव किया जा सकता है। अच्छा, आर्टिकल नंबर 15(2) क्या कहता है, वही 5 आधार, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर। अब देखो इन्होंने क्या बोला 15(1) में कि भेदभाव नहीं करोगे। 15(2) में इन्होंने उन स्थानों के नाम भी बता दिए कि कहां कहां पर भेदभाव करने से हम आपको रोकते हैं। देखो, दुकान, सार्वजनिक भोजनालय समझते हैं, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन। अच्छा, ऐसा कोई है तो नहीं जैसे सार्वजनिक भोजनालय और होटल में अंतर नहीं पता? पता है, सार्वजनिक भोजनालय मतलब जहां भोजन करने के लिए आप जाते हैं, होटल का मतलब होता है जहां ठहरने के लिए आप जाते हैं। ठीक है, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान मुझे बताइए, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान कौन कौन से होते हैं आपके? थिएटर्स, मूवी थिएटर्स, ठीक है, और गार्डन्स हो गए आपके, आजकल वाटर पार्क हो गए, ये सारी चीजें हैं सार्वजनिक मनोरंजन की स्थानों पर। इसके अलावा पूर्णतः या अंशतः राज्य निधि से पोषित, मतलब ऐसे स्थान जहां पूर्णतः या तो अनुदान कौन देता है, जो पूर्णतः किस अनुदान से चल रहे हैं, राज्य के, या थोड़ा बहुत उसे अनुदान कौन देता है, राज्य देता है, या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के
संबंध में, संविधान में इन शब्दों को मेंशन इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो जो शब्द इन्होंने यहाँ मेंशन करे हैं, स्पेशली यहाँ पर निम्न वर्ग के लोगों को आने से रोका जाता था, इस जगह का उपयोग करने से उन्हें रोका जाता था और कुछ दुर्व्यवहार भी उनके साथ किए जाते थे। और इसी सामाजिक दुर्व्यवस्था को या कुरीति को दूर करने के लिए आर्टिकल नंबर 15(1), 15(2) जैसे आर्टिकल्स को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि हम समाज में एक समता के व्यवहार को स्टैब्लिश कर सकें। ठीक है, तो 15(1) क्या कहता है कि इन 5 आधारों पर, कौन कौन से 5 आधार हैं? पहला धर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इन आधार पर आप भेदभाव नहीं करोगे। और 15(2) कहता है कि इन्हीं 5 आधारों पर आप कौन कौन से स्थान आपके, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के क्षेत्र, पूर्णतः अंशतः राजनीति से पोषित क्षेत्र, कुएं, तालाब, स्नान घाट इत्यादि में किसी भी प्रकार का प्रवेश करने से या भेदभाव आप नहीं करोगे। किसने बोला ये? अब होता क्या है, जब ये आर्टिकल बन गए, पर समय समय पर क्या होता है, आपने समाज में किसी जाति वर्ग को तो ऊपर ले आया, बट अभी भी कुछ ऐसे वर्ग थे या लिंग थे जिन्हें आपको कुछ स्पेशल राइट्स देने की आवश्यकता थी, अगर उन्हें आपको समाज से जोड़ना है तो। तब क्या किया जा सकता था कि कुछ संशोधन करके थोड़ा भेदभाव किया जा सके, ताकि उन्हें स्पेशल राइट्स देकर समाज से जोड़ा जा सके। तो सरकार ने भी यही किया। आर्टिकल 15(2) के बाद जितने भी आर्टिकल्स आए, 15(3), 15(4), 15(5), 15(6), ये सारे के सारे आर्टिकल समता के अधिकार में अपवाद को पैदा करते हैं। अपवाद को पैदा करते हैं, परंतु वो एक समावेशी समाज की क्या करते हैं, ऐसे समाज की स्थापना करते हैं जहां सभी को समान अधिकार और समान स्थान प्राप्त हो सके, है ना। क्या होता है, मान लीजिए एक व्यक्ति है जो पढ़ लिख कर एक अच्छे स्थान पर जाकर बैठ चुका है, पर एक निम्न वर्ग था जिसे हमेशा समाज से काट कर रखा गया और कभी भी वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाया। अब हम उससे बार बार ये तो चिल्ला नहीं सकते कि थोड़ा पढ़ लिख लो, समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाओ, और उच्च वर्ग उसको जुड़ने नहीं देगा, क्योंकि सारे अधिकार किसके कब्जे में है अभी, उच्च वर्ग के। कहने को सरकार ने सबको दिए हैं, पर वही चीज है, जिसने फायदा उठा लिया और जो फायदा नहीं उठा पाए। तब क्या किया सरकार ने, उस निम्न वर्ग को केवल ये नहीं बोला कि समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाइए, उस निम्न वर्ग को या उस अलग से उस व्यक्ति विशेष को क्या दिए गए, ये अधिकार दिए गए, ये अलग से उनके लिए प्रावधान किए गए कि हम आपको ये प्रावधान करके देते हैं, आप समाज की मुख्य धारा से आकर बस जुड़ जाइए, ताकि आपको समान अधिकार यहाँ प्राप्त हो सके। तो बस 15(3) से वही किया गया। आर्टिकल 15 के अंतर्गत समावेशी समाज की स्थापना के लिए कैसे सुरक्षात्मक भेदभाव शामिल किए गए। आर्टिकल 15(3) ने क्या किया, देखो हमारे यहाँ पर महिलाओं का जो आपने देखा होगा पार्टिसिपेशन हर चीज में कम है। राज्य चाहता था कि सभी को, जब हम समता की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें एक स्पेशल प्रावधान या स्थान किसको देना पड़ेगा, महिलाओं को देना पड़ेगा, और हमें उन बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ेगा जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, या उन बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ेगा जिनके लिए करने को कोई नहीं है ना। तो सरकार ने इसका जिम्मा उठा के आर्टिकल नंबर 15(3) लिख दिया और ये बताया कि अब राज्य 15(3) के तहत महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से प्रावधान बना सकता है, और इसे आप भेदभाव नहीं मानोगे, क्योंकि हम उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं और उनका पार्टिसिपेशन समाज में बढ़ाना चाहते हैं। और इसी का एक एग्जाम्पल है कि अभी वर्तमान में आपने देखा होगा कि महिलाओं को टोटल 33% सीट्स किसमें रिजर्व की गई हैं, आपकी लोकसभा में रिजर्व की गई है। अब ये एक तरीके का भेदभाव हुआ, क्योंकि आपने 33% सीट सीधे सीधे किसको दे दी, पर आप इसे एक खराब या बेकार भेदभाव नहीं कह सकते, एक सुरक्षात्मक भेदभाव कह सकते हैं, जो समाज की मुख्य धारा में महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, और बच्चों के लिए हम सभी जानते हैं कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार भी हमारी सरकार देती है, तो अलग से प्रावधान किसके लिए किया गया है। अब ये नहीं बोल सकते आप 20 वर्ष की उम्र में आकर कि हमें क्या चाहिए, निःशुल्क शिक्षा चाहिए, वो प्रावधान किसके लिए है, बच्चों के लिए। तो इस प्रकार का भेदभाव चलता है और इस प्रकार के भेदभाव को गलत नहीं माना। इसके बाद आर्टिकल नंबर 15(4), राज्य को नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने के लिए। अब देखना, जो हमारे समाज के पिछड़े वर्ग या पिछड़ी जाति के लोग हैं, या जो एससी हैं या जो एसटी हैं, इनके लिए सरकार यदि चाहती है तो कोई अलग से प्रावधान बना सकती है, क्योंकि यही वो वर्ग है जो हमेशा से समाज में पिछड़ा रह गया और कभी भी समाज की मुख्य धारा से
जुड़ नहीं पाया, तो इन्हें मुख्य धारा से जोड़ना आवश्यक था। तो सरकार ने बोला कि अब 15(4) के तहत हम यदि चाहें, या 15(4) सरकार को ये पावर या राज्य को ये पावर देता है कि वो इनके लिए अलग से कानून या प्रावधान बना सकता है। ठीक है, ये प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 15(5) ने क्या किया? अच्छा, कौन सा संविधान संशोधन? 93 संविधान संशोधन 2005। जो केंद्रीय और निजी संस्थान है, कौन से संस्थान? शैक्षिक संस्थान। यहां पर वही चीज आ गई, दो आधार, कौन कौन से? सामाजिक रूप से पिछड़े और शैक्षणिक रूप से पिछड़े। अच्छा, याद रखना यहां दो शब्द आ रहे हैं, आर्थिक वर्ग यहां पर नहीं। आर्थिक दिख रहा है क्या? सामाजिक रूप से पिछड़े, यानी आज तक जो समाज की मुख्य धारा से जुड़ ही नहीं पाए, या जिन्हें जुड़ने का कभी मौका ही नहीं दिया गया। ठीक है, अब जब समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए तो शैक्षिक रूप से भी वो क्या रह गए? पीछे रह गए। इसलिए दो बातें की गई, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अब यहां ऑफिशियल लिख दिया क्या? आरक्षण का प्रावधान करता है। 15(5) निजी और केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में आपके पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए किसका प्रावधान करता है? आरक्षण का प्रावधान करता है। फिर से देखना, 15(3) में उन्होंने प्रावधान किए महिलाओं और बच्चों के लिए। 15(4) में उन्होंने बोला कि अब हम प्रावधान कर सकते हैं पिछड़े वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए। और 15(5) में उन्होंने बोला कि हम केंद्रीय और निजी शैक्षिक संस्थानों में दो आधारों पर, पहला आधार सामाजिक और दूसरा आधार, इस आधार पर पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का क्या करते हैं? प्रावधान करते हैं। मतलब अब इनके लिए जो सीट्स हैं वो क्या रहेंगी? पहले से रिजर्व रहेंगी, उस सीट पर किसी और को स्थान नहीं दिया जाएगा। ये किसने बोला? आर्टिकल नंबर 15(5). 15(6) 15(6) को जोड़ा गया 2019। कौन सा संविधान संशोधन? 103वां संविधान संशोधन। आपने एक नाम सुना होगा, EWS, है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया। देखो, खंड 4 और खंड 5 ध्यान से सुनना। खंड 4 और खंड 5 में उल्लेखित लोगों को छोड़कर, किन लोगों को छोड़ने की बात हो रही है यहाँ पे? पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इन्हें छोड़कर, क्योंकि इनकी बात तो हमने ऑलरेडी आर्टिकल 15(4) और 15(5) में कर दी है, अब वापस से इनकी बात हम नहीं करेंगे। खंड 4 और खंड 5 में उल्लेखित लोगों को छोड़कर देश के सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, किसे? अब एक चीज बताइए, पिछड़ा वर्ग चला गया, SC भी चले गए, ST, तो बचा कौन? जनरल सेक्शन। तो सभी आर्थिक, अब यहां पर बात हुई किस बात की? आर्थिक रूप से पिछड़े। क्या सामाजिक की बात हुई? क्या शैक्षिक की बात हुई? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार, शिक्षण संस्थानों में उनके प्रवेश हेतु एक विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार। अर्थात EWS के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, या राज्य EWS के लिए अलग से प्रावधान बना सकता है, ये किस आर्टिकल में लिखा है? 15(6) में लिखा हुआ है। समझ में आई ये चीज? चलिए बताइए, अब आर्टिकल नंबर 15(1) क्या है? आर्टिकल नंबर 15 क्या है, पहले ये बताओ। भेदभाव पर निषेध। ये भेदभाव शब्द का मतलब पता है ना? ऐसा तो नहीं कोई सारा पढ़ लिया और फिर पूछे भेदभाव मतलब क्या होता है। चलिए अब बताइए, आर्टिकल नंबर 15(1) क्या है? मुझे 5 आधारों के नाम बताइए। सबसे पहला, धर्म, मूल वंश, ठीक है, जाति, लिंग, जन्म स्थान। इन 5 आधारों पर क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा इन 5 आधारों पर। आर्टिकल नंबर 15(2) क्या बोलता है? कि इन्हीं 5 आधारों पर जो आपके भोजनालय हैं सार्वजनिक, आपके जो होटल हैं, दुकानें हैं, कुएं हैं, तालाब है, यहां पर प्रवेश करने से एक्सेट्रा आपको निषेध नहीं किया जा सकता। आर्टिकल नंबर 15 किसके लिए स्पेशल प्रावधान? महिलाओं व बच्चों के लिए
प्रावधान कौन बना सकता है? राज्य बना सकता है। आर्टिकल नंबर 15(4) किसके लिए? दो आधार, सामाजिक, ठीक है, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से या शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग या पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्या? के लिए राज्य विशेष प्रावधान बना सकता है। ठीक है। अब आर्टिकल 15(5) वही दो आधार, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को कहां पर? केंद्रीय व अरे कौन से संस्थान? निजी व केंद्रीय शैक्षिक संस्थान में क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। किसने बोला? आर्टिकल नंबर 15(5). आर्टिकल नंबर 15(6) राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए क्या कर सकता है? अलग विशेष प्रावधान कर सकता है। ये किसने बोला? आर्टिकल 15। ये था हमारा आर्टिकल नंबर 15। ठीक है, जो कुल मिलाकर हमारे समाज से भेदभाव को क्या करता है? समाप्त करता है। क्लियर है? आगे बढ़े। ये सारे पॉइंट्स अच्छे समझ में आ गए? चलिए अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 16 की ओर। आर्टिकल नंबर 16 अब ये हमें देगा रोजगार में समानता। लोक नियोजन में अफसर की, लोक नियोजन का अर्थ क्या होता है? सरकारी रोजगार आप कह सकते हैं, जो सरकार द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं, जिसमें ये बोलता है कि उसे जब दिया जाएगा तो किसी भी प्रकार का भेदभाव उसमें नहीं किया। 15 केवल भेदभाव को दूर करता है, 16 लोक नियोजन में भेदभाव को दूर करता है। लोक नियोजन में अफसर की, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार, ठीक है, जिसे करने का सबको अधिकार है या जिसमें पार्टिसिपेट करने का सबको अधिकार है, के मामलों में अफसर की समानता का अधिकार शामिल है। यह अधिकार केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। ये भी कितने खंड में डिवाइड है? आर्टिकल नंबर 16 भी आपका 6 खंड में विभाजित है। ठीक है, तो देखें, पढ़ें। 16 समझ में आ गया है? मतलब 16 क्लियर है कि क्या है आपका? लोक नियोजन में अफसर की समानता। अब हम देखते हैं कि उसके सब क्लॉजेस क्या है। ठीक है, ये भी आपके 6 खंड में डिवाइड है। 16 1 2 3 4 और 5। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 16 1, राज्य के अधीन किसी पद नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अफसर की समता। तो जो 16 ने बोला वही 16 1 ने बोल दिया कि राज्य में सभी को अफसर की समता दी जाएगी। बस ठीक है, ये किस में लिखा है? 16 1 में। 16 2 में अब एक चीज याद रखना, हमने आर्टिकल नंबर 15 में कितने आधार पर विभेद की बात की थी? 5। यहां 2 नए आधार जुड़ेंगे, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव। उद्भव का मैं लिख देता हूं ओरिजिन, उद्भव, जन्म स्थान और निवास। ये कुल कितने बिंदु हो गए? 7। कौन से 2 नए बिंदु देखने मिल रहे हैं? उद्भव और निवास। आपको पता है कि निवास और जन्म स्थान अलग अलग हो सकते हैं। किसी ने कहीं और जन्म लिया है पर निवास वो कहीं और करता है, इस आधार पर भी बदलाव किए जा सकते हैं। या इसमें से किसी भी आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा, ना ही उससे विभेद किया जाएगा। इन आधारों पर आप लोक नियोजन में आप ये नहीं कह सकते कि जो जबलपुर में जिसने जन्म लिया वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। आप ये नहीं कह सकते कि आप महिला हैं इसलिए इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। पर मेरी बात को ध्यान से सुनना, पर इसमें सरकार थोड़े भेदभाव आपके साथ कर सकती है शैक्षणिक दृष्टि से या पद के दृष्टि से। अब एक कुछ पद हैं जिस पे लिखा जिसके लिए वो बोलते हैं कि हमें इसमें ग्रेजुएशन चाहिए, या कुछ वैकेंसीज होती हैं जिस पर सरकार बोलती है कि हमें पीएचडी होल्डर्स चाहिए। तो ये किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, ये मांग है उस पद की, है ना। इसे आप ये नहीं कह सकते कि हम तो 12वीं पास है, हमको भी वो एग्जाम देना है, ऐसा नहीं होता, है ना।
यहाँ पर सरकार भेदभाव कर सकती है क्योंकि वो जो पद है वो इस शैक्षणिक चीज की या इस योग्यता की मांग करता है। तो यदि आप उस योग्यता को फुलफिल कर सकते हो तो आप उसमें समान अवसर को प्राप्त कर सकते हो। सरकार ऐसा करती है क्या? कहीं उसने लिखा है कि इसके लिए 12वीं पास मांगा गया है, तो वो ये बोलती है क्या कि इस स्टेट के लोग 12वीं पास नहीं भर सकते, या ये बोलती है कि इस जिले के जो 12वीं पास है वो नहीं भर सकते? जब योग्यता समान मांगी है तो वो योग्यता जिस जिसके पास है वो सभी उसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16(3) देखो, तो इसने बोला कि आप क्या नहीं करोगे, भेदभाव नहीं करोगे, और इसने बता दिया वो 7 बिंदु जिन आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब 15 में हमने देखे थे कि कुछ अपवाद आ गए थे, वैसे ही अब क्या आने वाले हैं आपके, अब फिर अपवाद आ जाएंगे, और ये जो अपवाद होंगे हम जानते हैं ये एक सुरक्षात्मक अपवाद होते हैं जो एक अच्छे राज्य की स्थापना या अच्छे समाज की स्थापना करने के लिए किए जाते हैं। आर्टिकल नंबर 16(3) क्या कहता है? एक अपवाद के रूप में लिखा गया है, यह अनुच्छेद संसद को यह अधिकार देता है कि वह चाहे तो किसी राज्य विशेष या फिर किसी केंद्र शासित प्रदेश विशेष के नागरिकों को प्राथमिकता दे सकता है। अगर राज्य को लगता है कि हमारे राज्य में हमारे ही नागरिकों का क्या भागीदारी पदों में कम है, तो राज्य चाहे या केंद्र शासित प्रदेश चाहे तो अपने नागरिकों को उस रोजगार में या लोक नियोजन में प्राथमिकता दे सकता है। मतलब वो चाहे तो ये बोल सकता है कि पहले हम इन भर्तियों को करने में प्राथमिकता किसको देंगे, अपने राज्य के नागरिकों को देंगे, और उसके बाद अगर जो सीट्स बचेंगी वो हम सभी राज्यों को या दूसरे क्षेत्र के लोगों को भी दे सकते हैं। तो इस चीज पे आप ये नहीं कह सकते कि राज्य भेदभाव कर रहा है। मान के चलिए कि यदि मध्य प्रदेश में 100 वैकेंसीज निकलती हैं और एमपी गवर्नमेंट कहती है कि इसमें से 80 पद पहले ही रिजर्व है किन के नागरिकों के लिए, एमपी के नागरिकों के लिए, तो आप ये इन दो आधारों पर यह आवाज नहीं उठा सकते न्यायालय में कि भेद विभेद किया जा रहा है जन्म स्थान या फिर निवास स्थान के आधार पर, क्योंकि ये निवास स्थान का, अब एमपी में जिसने जन्म लिया उसका निवास स्थान तो एमपी है, पर मान लीजिए महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति अगर एग्जाम देना चाहता है तो वो तो इससे बाहर हो गया। बाहर हो गया मतलब वो केवल 20 सीटों पर क्या करेगा, फाइट करेगा, और 80 सीटों से वो क्या हो गया, तो वो ये नहीं कह सकता कि मेरे ऊपर निवास स्थान के आधार पर भेद किया जा रहा है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 16(3) में पहले कह दिया गया है कि राज्य चाहे तो अपने नागरिकों को प्राथमिकता दे सकता है। किसने बोला? ये आर्टिकल नंबर 16(3). ठीक है, आर्टिकल नंबर 16(4), अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, यही सबसे बड़ा आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 16 में राज्य को पिछड़े वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है उनकी नियुक्तियों और पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने में प्रावधान बना सकता है। इसमें केवल पिछड़े वर्ग नहीं आएंगे, इसमें आपके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भी आएंगे। ये बोला गया है कि 16(4) सिंपल समझो, 16(4) में बोला गया है कि पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति जनजाति जिनका प्रतिनिधित्व या जिनकी भागीदारी सरकारी सेवाओं में कम है, आप उसके लिए अलग से प्रावधान कर सकते हैं। इतना ही बोला गया किसमें, आर्टिकल नंबर 16(4) में। अब देखो इसके दो भाग हैं, 16(4)A और 16(4)B। जो 16(4)A है इसे समझना, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को प्रमोशन में क्या दिया जाएगा, प्रमोशन समझते हैं, जब आपकी पदोन्नति होती है आपको बड़ा पद दिया जाता है प्रमोशन, तो प्रमोशन में भी आरक्षण किसको दिया जाएगा, किस आर्टिकल ने कहा, ये 16(4)A ने कहा, और इसको जोड़ा कब गया है। अच्छा एक चीज, 77वां संविधान संशोधन 1995 में अधिनियमित किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 16 में खंड 4(A) को जोड़ा, जिसमें संसद पदोन्नति पदों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण, सीधा क्या लिख दिया उन्होंने कि पदोन्नति में क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। कुछ सीटें रिजर्व रहेंगी और उसमें प्रमोट केवल किसको किया जाएगा, एससी या एसटी को ही प्रमोट किया जाएगा। पर क्या कहानी यहां समाप्त हो जाती है, कहानी यहां समाप्त नहीं होती है। ठीक है, 16(4)A देखो, 16(4) में आपने बोला कि आप पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को क्या बना सकते हो, उनके लिए स्पेशल प्रावधान बना सकते हो, जो कि आपने बनाए। 16(4)A में आपने बना दिया कि हम इन्हें क्या दे देंगे, पदोन्नति में आरक्षण दे देंगे। चलो ठीक है, आपने पदोन्नति में आरक्षण दिया, पर बात यहां खत्म नहीं होती है। फिर आता है 85वां संविधान संशोधन 2001। इन्होंने बोला कि संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया जाता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए अब जो प्रमोशन है, आपका जो प्रमोशन है उसमें
परिणामी ज्येष्ठता कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी प्रदान की जाएगी। परिणामी ज्येष्ठता मतलब समझते हैं, ज्येष्ठता मतलब बड़ा, या बड़े भाई को बोला जाता है ज्येष्ठ, है ना। परिणामी ज्येष्ठता प्रदान की जाएगी। अब मैं आपको इसको अच्छे से समझा देता हूं, परिणामी ज्येष्ठता होता क्या है। देखो, मान के चलते हैं 2015 में एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी के व्यक्ति को एक पद में उसका चयन होता है, ठीक है। मान के चलते सब इंस्पेक्टर में उसका क्या होता है, चयन होता है। इसके 5 वर्ष के बाद 2020 में एक एससी या एसटी कैटेगरी का सेम उसी पद में सब इंस्पेक्टर में क्या होता है, सिलेक्शन या चयन होता है। अब होता यह है कि 2022 में जब इनका चयन हुआ, यानी कितने वर्ष के बाद, 5 वर्ष का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, लगभग 5 वर्ष का अंतर है, ठीक है। अभी तक आपको दिख रहा होगा सीनियर कौन है दोनों में। देखो इस पे मत जाया करो पदों में, ज्यादा अभी किसने की है वर्क, तो सीनियर कौन है अभी, ये है सीनियर। अब होता यह है कि इन्हें किस में आरक्षण दिया गया है, इन्हें प्रमोशन में क्या है, इन्हें प्रमोशन में दिया गया आरक्षण। अच्छा, किस आर्टिकल ने दिया है, 16 इन्हें आर्टिकल 16(4) इन्हें प्रमोशन में क्या दिया है, आरक्षण दिया है। तो उस वजह से क्या होता है कि इनका प्रमोशन इनसे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अब मान के चलते हैं कि 2023 में इनका क्या हो जाता है, प्रमोशन। 2023 में ये प्रमोट हो गए और बन गए क्या, टीआई बन गए प्रमोट होकर। अब होता यह है कि 2023 में ही, 23 में नहीं, 2024 में ये क्या बन जाते हैं, प्रमोट होकर टीआई। अब देखो डिफरेंस तो बहुत बड़ा है, 5 वर्ष और 4 वर्ष, 9 वर्ष के बाद ये हुए हैं प्रमोट, और 20 और 3 वर्ष में क्या होगा, ये होगा। ये केवल मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है, कभी कभी वर्ष में ऊपर नीचे हो जाते हैं। अब प्रमोट हुए हैं, अब आप मुझे एक चीज बताइए, सर्विसेज में पहले कौन आए थे, यूआर आए थे। सर्विस में पहले किसने ज्वाइन किया था, 5 वर्ष पहले, तो सर्विस के तौर पर सीनियर किसे होना चाहिए था। परंतु अभी हमने देखा कि 85वां संविधान संशोधन 2001 इनको क्या प्रोवाइड करता है, परिणामी ज्येष्ठता प्रोवाइड करता है। इस वजह से पहले प्रमोट ये हुए हैं, इसलिए सीनियर भी किसे माना जाएगा, जो परिणामी ज्येष्ठता है वो किसे दे दी जाएगी, एसटी एससी या फिर जो प्रमोट होंगे उनको दे दी जाएगी। तो सीनियर कौन कहलाएगा। जबकि देखा जाए तो सर्विस में सीनियर कौन थे, ये थे जो 2015 में सिलेक्ट हुए थे, परंतु प्रमोट पहले ये हुए, और प्रमोशन के साथ साथ इन्हें क्या दे दी गई, परिणामी ज्येष्ठता भी दे दी गई, आर्टिकल नंबर 16(4)(a). क्लियर है। चलिए 16(4)(b) देखते हैं। बैकलॉग को भरते समय 50% की सीमा का उल्लंघन किया जा सकता है। इसे भी समझा देते हैं एक बार अच्छे से। देखो मान के चलते हैं कि एससी एसटी और ओबीसी को मिलाकर 49.5% क्या दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है। ये चीज क्लियर है। और इंदिरा साहनीवाद जो है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा क्या है इंदिरा साहनीवाद, उसमें बोला गया है कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, 50% से अधिक नहीं, उसे फिर हम अवैध घोषित कर सकते हैं। अब हुआ क्या, ये चीज क्लियर है ना। अभी कितना दिया जाता है, 49.5%। अब मान के चलते हैं कि 2020 में कुछ पदों पर क्या आई थी, नियुक्तियां आई थी, कुछ पदों पर नियुक्ति आती है, जिसमें से एससी व एसटी के लगभग 100 पद कैसे रह जाते हैं, खाली। 100 पदों पर किसी का भी चयन नहीं। तो हम जानते हैं जो पद खाली रह जाते हैं इन्हें बैकलॉग में भेज दिया जाता है। बैकलॉग में भेज के इन्हें अगले वर्ष फिर से जो सेम वैकेंसी जब अगले वर्ष आती तो उसमें ऐड ऑन कर दिया जाता है। अब इन्होंने क्या बोला, देखो इन्होंने ये कहा कि ये जो बैकलॉग की वैकेंसी है ना, अब मान के चलिए कि अगले वर्ष 2021 में आते हैं आपके 500 पद। कितने पद आते हैं, तो उन्होंने ये बोला पहली चीज कि ये जो बैकलॉग के 100 पद खाली है ना, हम उसको इसमें ऐड नहीं करेंगे, हम इन्हें अलग से देंगे, पहली चीज। फिर क्या होता है,
हम जानते हैं कि 500 पदों में आप देख रहे हो कि पहले से ही कितने परसेंट आरक्षण है, 49.5%। 49.5% क्या है, ऑलरेडी आरक्षण दिया जा चुका है, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि अगर हम इसे इस 500 में ऐड नहीं करेंगे, हम इसे अलग से बैकलॉग के रूप में प्रस्तुत करेंगे, और प्रस्तुत तो करेंगे पर ये जो सीटें हम बैकलॉग के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं, इस पर केवल केवल किसका अधिकार होगा, एनएससी और एसटी का। अब एक चीज बताइए आप मुझे, यहां पर पहले एसटी एससी के रिजर्वेशन था 49.5% ओबीसी को मिलाकर, अगर एसटी एससी को 27% हटा दो तो एसटी और एससी के लिए रिजर्वेशन था। अगर ये 100 उसमें और जोड़ दिया जाए तो ये रिजर्व सीटें हैं ना, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, किसके लिए रिजर्व्ड है, एससी और एसटी के लिए रिजर्व्ड है। अब आप जब पहले कह रहे हैं कि एसटी एससी के लिए रिजर्व्ड है, मतलब इसका परसेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा, और मतलब ये 50% की सीमा से ऊपर चला जाएगा। और 50% की सीमा से जब ये ऊपर जा रहा है तो वो इस चीज का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। आरक्षण की 50% सीमा का वो क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। बस इसी बात को समाप्त करने के लिए या इसी उल्लंघन को रोकने के लिए आर्टिकल नंबर 16(4)(b) को इंट्रोड्यूस किया गया, और ये बोल दिया गया कि बैकलॉग को भरते समय 50% की सीमा का उल्लंघन किया जा सकता है। बात ही खत्म कर दी उन्होंने, उन्होंने लिख दिया, मतलब बात खत्म। अब आप ये आवाज नहीं उठा सकते कि हमारे यहाँ पे भेदभाव हो रहा है, रोजगार में नियोजन पे अफसर की समानता का भेदभाव हो रहा है, या फिर यहाँ पे 50% की सीमा का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने इस मुद्दे को ही क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। समझ में आया बैकलॉग सिस्टम। खंड 4(b) को 81वें संविधान संशोधन 2000 के माध्यम से अनुच्छेद 16 के तहत भारतीय संविधान 4(a) के बाद जोड़ा गया। अच्छा, ये प्रावधान देखो कब लाया गया है, 2000 में लाया गया है। ये प्रावधान देखो कब लाया गया है, ये प्रावधान देखो। अभी आपको आगे समझ में आएगा कि सरकारी संशोधन पे संशोधन क्यों कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी थी रोक इन हर चीजों पर। अब सुप्रीम कोर्ट जब रोक लगा देती है तो उस पर एक ही चीज बचती है, हम जो बदल सकती है वो क्या बचता है, संविधान संशोधन। आर्टिकल 16 खंड 4(b) के अनुसार रिक्तियां, ये चीज मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद देखते हैं आर्टिकल नंबर 16(5) क्या कहता है। देखो, कुछ धर्म विशेष स्थल होते हैं, हिंदू धर्मों के मंदिर, मुस्लिमों के लिए मज़ारें मस्जिदें गुरुद्वारे, सिखों के लिए ईसाइयों के लिए उनके चर्च होते हैं। अब क्या ये अच्छा लगेगा चर्च में कोई पुजारी की नियुक्ति कर दी जाए आरती करने के लिए, या फिर किसी हिंदू मंदिर में किसी ईसाई मिशनरी की किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर दी जाए, तो अच्छा लगेगा क्या। इससे सामाजिक सौहार्द की भावना भी कम होगी, और हो सकता है कि थोड़ा विरोध के स्वर भी इसमें उठने लगे। तो सरकार यहाँ पर लोक नियोजन में भेदभाव कर सकती है तब जब किसी धर्म विशेष स्थल के लिए नियुक्ति करने की बात हो। इन्होंने यही बोला कि राज्य धार्मिक संस्थाओं की क्रियाकलापों का प्रबंध करने के लिए किसी धर्म विशेष या संप्रदाय को मानने वाले की नियुक्ति कर सकता है। आप ये नहीं बोलोगे कि देखो आप तो लोक नियोजन में अफसर की बात करते हो, तो आपने वहां उसकी क्यों नियुक्ति करी, आपने मंदिर में हिंदू की क्यों नियुक्ति करी, मुस्लिम की क्यों नहीं की। तो सरकार बोलेगी ऐसा नहीं होता। आर्टिकल नंबर 16(5) के तहत धार्मिक स्थलों पर हम विशेष धर्म को फॉलो करने वाले की नियुक्ति कर सकते हैं। ये अधिकार हमें कौन देता है, हमारा संविधान देता है। और 15(6) देखा था किसके लिए था, ईडब्ल्यूएस। सेम है 16(6) भी किसके लिए है, ईडब्ल्यूएस। देखो, राज्य को राज्य की नौकरियों या सरकारी नौकरियों में नियुक्ति से पहले आरक्षित वर्गों को छोड़कर किसे छोड़ दिया हमने, मतलब पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को छोड़कर समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षण का प्रावधान करती है। और इसी के तहत कितने परसेंट, 10% आरक्षण दिया जाता है ईडब्ल्यूएस को, जिसे कब जोड़ा गया है, 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। कितने परसेंट दिया जाता है, 10% आरक्षण दिया जाता है। क्लियर है। तो जल्दी से मुझे एक बार बता दीजिए आर्टिकल नंबर 16(1) क्या कहता है। 7 आधारों पर, 7 आधारों पर क्या कहता है, बस केवल लोक नियोजन में अफसर की समानता। 16(2) क्या कहता है, 7 आधारों पर लोक नियोजन में भेदभाव से रोकता है। 16(3) क्या कहता है,
किसके प्रति प्रावधान बना सकता है। 16(4) क्या करता है, 16(4) दो भागों में, 16(4)A 16(4)B। 16(4)A किसमें देता है आरक्षण, प्रमोशन में, और आरक्षण के साथ साथ वो क्या देता है, परिणामी सीनियोरिटी भी देता है। और 16(4)B क्या करता है, बैकलॉग को भरते समय 50% की सीमा का उल्लंघन किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 16(5) धर्म विशेष की नियुक्ति कर सकते हैं। और आर्टिकल नंबर 16(6) वह कौन से दो आर्टिकल्स हैं जिसमें ईडब्ल्यूएस से संबंधित प्रावधान किए गए, 15(6) और, चलिए तो अच्छे समझ में आ गया ये। अब मैं आपको बताता हूं, बार बार एक शब्द उपयोग हो रहा है पिछड़े वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए। आखिर ये पिछड़ा वर्ग है क्या, किसने बताया ये पिछड़ा वर्ग होता क्या है, या किसने ये डिसाइड किया कि इन्हें पिछड़ा वर्ग माना जाएगा और इन्हें पिछड़ा वर्ग नहीं माना जाएगा। तो ये एक समस्या बनी हुई थी, क्योंकि बार बार जब पिछड़े वर्ग की बात की जा रही थी और उन्हें आरक्षण देने की बात की जा रही थी, तो बात ये हो रही थी कि आरक्षण देना किसे है, ये तो बताइए आप, किसे नहीं देना है। पिछड़ा वर्ग है, इतनी सारी जातियां हैं, 8,000 7,000 जातियां हैं पिछड़े वर्ग में, सबको आरक्षण देना है क्या, सबको तो दिया नहीं जा सकता, क्योंकि सब तो पिछड़े वर्ग या सब तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े तो है नहीं, तो किसे दिया जाना चाहिए। तो इस स्थिति में हमारा जो संविधान है वो एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 340। आर्टिकल नंबर, वो राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि आप इसके लिए एक आयोग का गठन कर सकते हो। ठीक है, तो जब देखा गया कि पिछड़े वर्ग के लिए समझ में नहीं आ रहा है किसे दिया जाना चाहिए किसे नहीं दिया जाना चाहिए, तो राष्ट्रपति फिर इस पावर का आप क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, और समय समय पर एक आयोग का क्या करेंगे, गठन कर। अब आप देखिए कि जब इन आयोगों का गठन किया गया, तो इन आयोगों ने समय समय पर किन बातों को रखा और किसे ओबीसी या पिछड़ा वर्ग माना और आरक्षण देने की बात कही। संविधान में पिछड़े वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया, इस हेतु अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति एक आयोग की स्थापना कर सकता है। अब देखना, सबसे पहला आयोग बनता है किस वर्ष में, तो अब ये डेट आप याद रख लो कि पहला पिछड़े वर्ग से संबंधित आयोग कब बनाया गया था। अब सुनो, इसके अध्यक्ष थे आपके काका कालेलकर, इसीलिए इस आयोग को काका कालेलकर आयोग भी कहा जाता है। सवाल पूछा जाए कि काका कालेलकर आयोग किस वर्ष से संबंधित है, तो जवाब क्या होगा, 1953। 1953, ठीक है। आर्टिकल 340 वही चीज सेम का शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की गई। 1953 में राष्ट्रपति ने बोला कि काका जी कृपया करके सामने आइए और हमें बताइए कि पिछड़ा वर्ग हम किसे माने, और आरक्षण की जो आप बात कर रहे हैं या कितना आरक्षण इन्हें दिया जाना चाहिए ये आप हमें बताइए। तो काका कालेलकर फुल फॉर्म में आ जाते हैं, पावर मिल गई है। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, 1955। काका कालेलकर बहुत फास्ट काम करते हैं, 53 में दिया, 55 में क्या कर दिया उन्होंने, रिपोर्ट। 2 साल राष्ट्रपति जी, डोंट वरी, हम दे रहे हैं ना आपको। काका कालेलकर ने फुल मूड में आकर क्या बोला कि इन्होंने बोला कि पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए इन्होंने निम्न मानकों का प्रयोग किया। पहला, जिनका प्रतिनिधित्व सरकारी सेवाओं में अपर्याप्त है। कैसा है, सरकारी सेवाओं में जिनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है, मतलब पिछड़े, हम उन्हें समझेंगे पिछड़े वर्ग जो सरकारी सेवाओं में जिनका योगदान कम है, यानी जो उसमें भागीदारी अपनी कम निभा रहे हैं। और दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि जिनका प्रतिनिधित्व व्यापार में, वाणिज्य में और उद्योग में भी क्या है, कम है। ये यानी जो पिछड़े वर्ग की जो जातियां हैं, जिन जातियों का सरकारी सेवाओं में भागीदारी कम है, उद्योग में भागीदारी कम है, हमारे वाणिज्य में भागीदारी कम है, उसको हम क्या मानेंगे, पिछड़ा वर्ग। उसको क्या मान लेंगे, पिछड़ा वर्ग। तो इन्होंने बोला कि इनको आप पिछड़ा वर्ग मान लीजिए, तो राष्ट्रपति जी ने बोला चलो ठीक है, हम इसको पिछड़ा वर्ग मान लेते हैं। तो इन्होंने बोला एक चीज और, इन्होंने ये बोला कि जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो आपके इन क्षेत्र से संबंधित हो या ना हो, उन सारी महिलाओं को भी आप क्या मान लो, पिछड़े वर्ग में इंक्लूड कर लो, उस पिछड़े वर्ग में जिसको आप क्या देने वाले हो, आरक्षण। अर्थात जितनी भी पिछड़े वर्ग की महिलाएं सबको क्या दे दो आप। राष्ट्रपति जी ने बोला ठीक है, आगे बताओ। तो वो कहते हैं, तो मैं ये सिफारिश करता हूं कि पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाए,
जैसे ही उन्होंने बोला 70%, राष्ट्रपति तो पहले ही बोल दी सिक्योरिटी, आप इन्हें बाहर लेके जाइए। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि काका जी दोबारा आयोग बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। 70%, आप समझ रहे हो क्या कह रहे हो? कि आप सरकारी सेवाओं में लोक नियोजन में 70% आरक्षण देने की बात कर रहे हो। केवल किसको? अभी एसटी एससी की तो बात ही नहीं हुई है, किसको देने की बात कर रहे हो? ओबीसी को, ठीक है। तो फिर तो कल्याण हो जाता है इस देश का। तो काका कालेलकर जी को बोला गया कि आप अब यहाँ से प्रस्थान करें, ठीक है। तो इस रिपोर्ट का कोई भी नतीजा नहीं निकला, ना ही कोई आयोग बनाया गया, ना ही कोई परमानेंट कोई संस्था बनाई गई ओबीसी को लेकर, और ना ही कोई किसी प्रकार का आरक्षण फिर दिया गया। तो ये चीज यहीं पर समाप्त हो जाती है काका जी। बस काका जी इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओबीसी या पिछड़े वर्ग से संबंधित पहले आयोग है जिनकी गठन कब किया गया था? 1953। फिर अगला आयोग बनता है मंडल आयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट आयोग, क्योंकि आज आप जो ओबीसी में आरक्षण देख रहे हो वो इस आयोग की सिफारिश के आधार पर देख रहे हो, ठीक है। अब आप सोचो वो कब बना था? 1970। बहुत लंबा समय काल बीत चुका है ना। क्योंकि कभी कोई ऐसा आयोग आया ही नहीं जिसने कोई ऐसी सिफारिश की हो जिसके आधार पर आरक्षण दिया जा सके या जिसके आधार पर किसी आयोग का गठन किया जा सके। फिर आते हैं बीपी मंडल, विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल, इनका नाम है विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल। 1979 में जनता पार्टी की सरकार ने इस आयोग का क्या किया? गठन किया 1979 में। इस आयोग का काम था सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना। इन्होंने बोला सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी आप क्या करो? पहचान करो। अच्छा, इन्होंने क्या किया मैं बता देता हूँ। मंडल आयोग ने या बीपी मंडल ने जाति को फोकस में रखा। किसको? जाति के आधार पर उन्होंने डिवाइड कर दिया कि ये जाति पिछड़ी है, ये जाति शैक्षणिक रूप से भी पिछड़ी है, आर्थिक रूप से तो इसको हम आरक्षण की श्रेणी में रखते हैं। ये थोड़ी उच्च क्वालिटी के क्या है? पिछड़े वर्ग है, तो इसको हम आरक्षण की श्रेणी से बाहर रखते हैं। इस आयोग के अध्यक्ष श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। चालू कर लो ना पंखा, क्यों गर्मी में बैठे हो? इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। इस आयोग ने भारत में पिछड़ी जाति के लोगों को पिछड़ा वर्ग का माना। यानी जो पिछड़ी जाति के ही लोग, मैंने बोला ना किसको आधार माना इन्होंने? जाति को। तो उन्होंने बोला जो जातियां पिछड़ी हुई हैं, है ना, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, उसे हम क्या मानेंगे? पिछड़ा वर्ग। अतः जाति को पिछड़ा वर्ग का आधार मान लिया। किसने? बीपी मंडल ने। तो यदि सवाल पूछा जाए कि बीपी मंडल ने जो पिछड़े वर्ग की सिफारिश की थी वो किस आधार पर की थी? जाति के आधार पर की थी। अब 1990 79 के बाद आगे सीधे तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह। अब सुनना, वीपी सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को क्या कर लिया? अच्छा, रिपोर्ट में मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जब इन्होंने जाति को क्या बोला था? आधार माना था। तो इन्होंने रिकमेंड किया था कि 27% क्या दिया जाना चाहिए? ओबीसी को आरक्षण दिया जाना चाहिए, जो उस समय तो होल्ड में रख दिया गया। परंतु जब 1990 में वीपी सिंह की सरकार आई तो उन्होंने इसको क्या कर लिया? उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया और बोल दिया कि हम इसे मानने के लिए तैयार हैं। इस रिपोर्ट में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए कितने प्रतिशत? 27% आरक्षण की सिफारिश की गई। जब ये आरक्षण लागू हुआ था देश में, तब आप उस समय की चीजें देख सकते हैं। सही भी है, गलत भी है। गलत इसलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा था, और मैं मानता हूं कि सरकारी सेवाओं में आरक्षण की आवश्यकता नहीं अगर आप एक अच्छे उम्मीदवार हैं। इसके विरोध में बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए थे। कुछ जनरल के छात्रों ने अपने आप को स्वयं आग भी लगाया था। आप देख सकते हो, आपको यूट्यूब में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। 1992 में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण प्रदान किया गया। इसके अलावा अब नरसिम्हा राव की सरकार आती है, और नरसिम्हा राव की सरकार आके एक चीज और कर देती है। 10% आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को क्या दे देती है? आरक्षण दे देती है, ठीक है। तो अब हो गया 27% ओबीसी को, 10% और 15% और 7.5% तो एसटी एससी को वैसे ही दिया गया है ना। तो आरक्षण ही आरक्षण बढ़ रहा है, आते जाओ लेते जाओ, ठीक है। आरक्षण की कहानी बढ़ती जा रही। अच्छा, सरकार दिल से नहीं चाहती आरक्षण देना, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, है ना। पर वही चीज है, इस कुर्सी इस कुर्सी पर बने रहना है तो कुछ लोगों को खुश करना पड़ेगा, कुछ वर्ग को खुश करना पड़ेगा। पर वो एक चीज नहीं समझते हैं कि वो तो कुछ चंद समय के लिए इस देश के लिए आ रहे हैं, और कुछ लोग तो अपने पद का दुरुपयोग ऐसे करते हैं
कि हम इस जाति के हैं तो हम इस जाति के लिए कुछ करके जाएंगे, वो इस जाति के हैं ये फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आप इस देश के हैं, तो आपके ऐसे कौन से कृत्य हैं जो आगे चलकर इस देश को आगे या विकासशील बना सकते हैं या विकसित बना सकते हैं, और आपके ऐसे कौन से काम है जो इस देश को आगे लेके जा सकते हैं। कभी भी देखो, मैं मानता हूं कि जनता के विकास के साथ ही देश का भी विकास होता है ना, पर हमें जनता का बौद्धिक विकास करना है, आर्थिक विकास नहीं करना है। ठीक है, अगर जनता का बौद्धिक विकास होगा तो आर्थिक विकास तो हो ही जाएगा ना, पर आप किसको प्रायोरिटी दे रहे हो आर्थिक विकास करने में? सामाजिक विकास बौद्धिक विकास साथ में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सामाजिक और आर्थिक विकास साथ में किया जाए। और आरक्षण के नाम पर यदि आप आर्थिक विकास करते हैं तो कहीं ना कहीं बौद्धिक विकास में तो कमी आएगी, है ना, क्योंकि जब एक सोच मन में घर कर जाती है कि हमें आरक्षण प्राप्त है, तो आप भी जानते हैं कि आपके जो 100% की मेहनत है वो आपकी 70 और 60% में ही रुक जाती है। तो कुछ ना कुछ गलत है, कुछ ना कुछ सही है, वो अपने आधार पर वो समझ जाते हैं। पर संविधान में हर लिखी बात सही है ना, संविधान में हम किसी चीज को दो राय नहीं मान सकते हैं, परंतु जो उसका दुरुपयोग किया जा रहा है राजनेताओं के द्वारा, है ना, वोट बैंक के लिए, वो कहीं ना कहीं क्या है, गलत है। तो नरसिम्हा राव ने क्या दे दिया, 10%। अब क्या होता है, जब ये बट रहा था फ्री, ठीक है, 1992 तक हम आ चुके हैं, 27% आरक्षण दिया। अब जब ये आरक्षण बट रहा था प्रसाद की तरह, है ना, विंदेश्वरी प्रसाद, आरक्षण जब बट रहा था, तब एक एडवोकेट आती है इंदिरा साहनी, ठीक है, जिनके दिमाग की बत्ती जलती है और उन्हें ये चीज पसंद नहीं आती कि आखिर इस देश में ये हो क्या रहा है ना, ये आरक्षण आरक्षण क्यों हो रहा है। तब ये सीधे जाती है कहां पर, न्यायालय के समक्ष, और अपने वाद को रखती हैं, जिसे जाना जाता है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1990। और इनकी बातों को सुनने के लिए 9 सदस्य की संविधान बेंच बैठती है। कितने सदस्य की? टोटल 9 जजेस बैठते हैं सामने इंदिरा साहनी, और सारे के सारे वाद रखनी इंदिरा साहनी की आखिर ये हो क्या रहा है ना, ये कैसे बांटे जाए, चीजों को बदलिए, ये चीजें आगे जाकर भारत के विकास में क्या करेंगी, बाधा के स्वरूप में सामने आएंगी। तब न्यायालय सारी बातें सुनते हैं इंदिरा साहनी की, और अब न्यायालय कुछ डिसीजन सुनाते हैं। वो जो डिसीजन थे वो हमें देखने हैं, ठीक है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये बोलते हैं कि आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों पर ही लागू होगा, पदोन्नति पर नहीं। क्या बोला कोर्ट ने? प्रारंभिक जो नियुक्तियां हैं, प्रारंभिक नियुक्तियों का मतलब है कि जो आप अभी आपने देखा होगा रिजर्व सीटें आती हैं जिसपे केवल एसटी एससी नियुक्त होते हैं, तो उस पे आप आरक्षण दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो प्रमोशंस होते हैं, प्रमोशन में आप आरक्षण, इसी चीज को रोकने के लिए अब एक संशोधन होगा। मैंने आपको बताए थे पीछे 3 संशोधन, आपको पदोन्नति वाला जो पदोन्नति वाला संशोधन है ना एसटी एससी के लिए, वो इसीलिए किया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। तो पहला संशोधन इस वजह से हुआ। दूसरी चीज, जाति आधारित आरक्षण की अधिकतम सीमा कितनी होनी चाहिए? ये आज भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इसे आज भी जो इसका उल्लंघन करता है वो अवैध माना जाता है, ठीक है। तो 50% की सीमा का आप उल्लंघन नहीं कर सकते। इसके बाद एक पिछड़े समूह की क्रीमी लेयर को आरक्षण में रोक दिया जाना चाहिए ताकि अधिक योग्य लोग उठ सके। इन्होंने बोला कि जो ओबीसी वर्ग है जिसे आरक्षण प्राप्त हो चुका है और जो अब एक अच्छे वर्ग में आ चुका है शिक्षा की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, उसे माना जाएगा क्रीमी लेयर। क्या माना जाएगा? और उसे आरक्षण से बाहर कर दिया जाएगा। जहां तक मुझे अच्छे से याद है इसकी अभी 8 लाख रुपए सीमा है कि 8 लाख जिसकी एनुअल इनकम है उसे क्रीमी लेयर में, क्रीमी लेयर के फिर बाहर माना, और उसे क्या किया जाता है, आरक्षण से बाहर कर दिया। तो ये चीज भी ठीक है, चलो ये चीज भी लागू है। न्यायालय ने आर्थिक आधार पर दिए गए 10% के आरक्षण को असंवैधानिक ठहराया। क्या ठहरा दिया? असंवैधानिक। संवैधानिक नहीं ठहराया, ठीक है, वो क्या है, और उसको क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। जो 10% आरक्षण दिया गया था आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को, उसको क्या कर दिया न्यायालय ने, निरस्त कर दिया, समाप्त कर दिया। न्यायालय ने कहा कि पिछड़े वर्ग की सूची का निर्माण करने के लिए एक स्थायी संस्था का क्या किया जाए, अभी तक कोई आयोग बना है क्या, ओबीसी आयोग, वैधानिक या संवैधानिक? अभी तक 92 में कोई भी ऐसा आयोग नहीं बना। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ना, अब बहुत जल्दी बनने वाला है, ठीक है। अब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिया
कि कैरी फॉरवर्ड के नियम का पालन किया, जिसमें बैकलॉग सीटों को अगले वर्ष सीटों में जोड़ दिया जाएगा, और इस चीज के कारण फिर से क्या किया जाएगा, एक और फिर से किया जाएगा एक संविधान संशोधन। यहां एक भी बात ऐसी नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने गलत की हो। ये सारी बातें एक विकासशील समाज और एक विकसित देश को बनाने के लिए जरूरी था, पर सरकार ने कुछ वर्ग विशेष को खुश करने के लिए इसमें क्या करे, फिर समय समय पर अपने संविधान संशोधन करे और उनको वो चीजें गिफ्ट के स्वरूप में दे दी। ठीक है, अब वो कौन कौन से मुख्य थे वो मैं आपको यहां बता देता हूं। देखो, याद है 77वां किया गया था, 77वां किया गया और 16 4 जोड़ा गया, जिसके तहत इन्होंने प्रोन्नति में क्या दे दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने मना किया ना 92 में, इन्होंने 95 में क्या ला दिया, उसका अमेंडमेंट ले आया। इसके बाद 81वां संविधान संशोधन 2000, इसके द्वारा 4 भी जोड़ा गया। अभी उन्होंने बोला कि कैरी फॉरवर्ड को अगले वर्ष में जोड़ दो, इन्होंने बोला कैरी फॉरवर्ड को अगले वर्ष में जोड़ेंगे पर उस 50% के अलग से जोड़ेंगे, कर दिया चेंज। इसके बाद 1993 में पिछड़ा वर्ग आयोग का क्या किया गया। 1992 में सुप्रीम कोर्ट कहता है इंदिरा साहनीवाद में कि आप एक संस्था का निर्माण करो, जो किसके लिए होगी, जस्ट उसके एक वर्ष के पश्चात आपके पिछड़ा वर्ग आयोग को क्या कर दिया जाता है। परंतु यह भी अभी ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 102वां संविधान ये बाद में दिया जाएगा। 1993 में इसको कैसा बनाया गया है, एक वैधानिक अधिनियम के तौर पर पारित किया गया है। अभी ये केवल एक विधिक संस्था है। ठीक है, 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा इसको एक संवैधानिक संस्था बना दिया गया। 1993 में ये एक संवैधानिक संस्था नहीं थी, 2018 में आकर ये क्या बनती है, एक संवैधानिक संस्था। और इसके बाद 103वां संविधान संशोधन 2019 होता है और ईडब्ल्यूएस को क्या दे दिया जाता है। अभी यहां पर देखो आप क्या बोला, न्यायालय ने आर्थिक आधार पर दी 10% को असंवैधानिक ठहराया। सरकार ने बोला जो करते बने आप कर लीजिए, हम तो क्या कर देंगे। 103वां संविधान संशोधन क्या दे दिया, अब जिसको जाके केस लड़ना है लड़ते रहो, जिसको इस चीज से विरोध है लड़ते रहो, न्यायालय जब डिसीजन देगा तब की तब है, तब तक तो हम क्या देंगे 10%। समझ में आई कहानी। किस प्रकार से पिछड़े वर्ग को संविधान में नहीं बताया गया, तो उसके लिए आयोग बनाए गए। ठीक है, आयोग बनाए गए तो आयोग ने सिफारिश की कि कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए। जब आरक्षण बट गया ज्यादा तो इंदिरा साहनीवाद आया, जिसने आरक्षण को बांटने पर थोड़ी सी क्या लगाई, रोक लगाई। रोक लगाई तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अच्छी चीजें प्रस्तुत की कि इन चीजों को रहने दो, प्रोन्नति में आप आरक्षण मत दो, बैकलॉग को जोड़ दो, ये सारी चीजें बोली जो कि सही थी। परंतु सरकार ने समय समय पर आगे आकर उसमें क्या कर दिए, संविधान संशोधन कर दिए, जिस वजह से उसी डिसीजन पे बदलाव हो गया। पर एक चीज को लेकर संशोधन नहीं किया गया, ना किया जा सकता है, वो है 50% की सीमा। उसके ऊपर जाकर आप आरक्षण प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो ये था आपका आर्टिकल नंबर 16। समझ में आई पूरी रूपरेखा, समझ में आया कैसे लोक नियोजन पे अफसर की समानता भी दी गई है, पर कुछ स्तरों पर एक भेदभाव भी किया गया है, क्योंकि कुछ वर्ग को समाज से जोड़ना आवश्यक था। क्लियर है, ये था आरक्षण। इसके बाद आर्टिकल नंबर, बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है, जिसने आपको हमसे हमें आपसे मतलब सभी एक दूसरे नागरिकों को एक दूसरे से जुड़ना और एक दूसरे से दूर ना भागने की प्रेरणा दी, है ना। जो हमें छुआछूत सिखाता था, है ना, कि निम्न वर्ग के लोग हमें खराब लगते थे, हम उसे छुआछूत की दृष्टि से देखते थे, हम उनसे दूर भागते थे, हम बैठना पसंद नहीं करते थे। ये जो मेंटेलिटी आ रही थी प्राचीन समय से चली, इसको बदलना बहुत आवश्यक था। ब्रिटिशर्स ने भी बहुत ट्राई किया था, पर अंतिम रूप से उस पर फुल स्टॉप पे किसने लगाया, आर्टिकल नंबर 17 ने लगाया। अच्छा, अस्पृश्यता का मतलब केवल ये नहीं होता है कि हम छीना नहीं चाहते, हम आपको बैठने नहीं देना चाहते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो अस्पृश्यता के अंतर्गत आती हैं। देखो, सबसे पहले तो आर्टिकल, क्योंकि पीएससी में ये पूछा गया पीएससी में, अनुच्छेद नंबर किससे संबंधित है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त किए जाने की बात कही गई है। यह अनुच्छेद केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं बल्कि निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त होता है। इसका मतलब कोई मुझे बता सकता है। हाँ देखो, अभी तक हम बोल रहे हैं राज्य ये नहीं करेगा, राज्य वो नहीं करेगा, राज्य ये नहीं करेगा, राज्य ये पावर देता है, राज्य ऐसे प्रावधान बनाता है।
हर चीज राज्य 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 चल रही है ना। तो राज्य कोई ऐसी चीज नहीं करेगा जो छुआछूत को बढ़ावा देगी, राज्य कोई ऐसी चीज नहीं करेगा जो अस्पृश्यता को बढ़ावा देगी। वैसे ही व्यक्ति विशेष पर भी ये लागू होता है कि व्यक्ति विशेष भी कोई ऐसा कृत्य नहीं करेगा जो अस्पृश्यता से संबंधित है। अच्छा, अब इसमें ना बहुत सारी चीजें आती हैं छुआछूत को बढ़ावा देने में। जाति सूचक शब्द, कि किसी की जाति को अपशब्द के रूप में प्रयोग करके उसको बोल देना भी किसके अंतर्गत आता है? अस्पृश्यता के अंतर्गत। और भी चीजें, अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू करना कैसा है? दंडनीय अपराध है। और एक चीज याद रखना, ये जो आर्टिकल नंबर 17 है ना, ये अत्यांतिक है। अत्यांतिक का मतलब ये होता है कि जितना तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बता दिया है ठीक है, कुछ चीजें नहीं भी बता पाया है और अगर वो अस्पृश्यता से संबंधित है तो उसके लिए भी आपको दंड दिया जाएगा। अब संविधान की पुस्तक में सब तो लिखा नहीं जा सकता था, परंतु यदि सामने वाले व्यक्ति को वो चीज इस प्रकार से फील होती है कि ये एक जाति सूचक शब्द है या छुआछूत से संबंधित कोई शब्द है या कोई चीज है जो मुझे समाज से काटती है या मुझे एक बुरा फील करवाती है, उसको किसमें मान लिया जाएगा? भले लिखा नहीं है इसलिए बोल दिया गया कि आर्टिकल नंबर 17 कैसा है? आत्यांतिक है। जितना लिखा है उतना तो है, पर उसकी कोई सीमा नहीं है। जितनी हद तक आप अस्पृश्यता को लेके जा सकते हो वो वहां तक मानी जाएगी। अब देखो, अस्पृश्यता निषेध से संबंधित कानून, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1900, ये डेट तो आप अभी याद रख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये पहले सिलेबस में था, एट्रोसिटी एक्ट है ना। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब लाया गया है? 1955, लेकिन अप्रैल 1965 में गठित इलाया पेरूमल समिति की अनुशंसा, क्या नाम बोला मैंने? इलाया पेरूमल। तो एक चीज हमें और पता चलती है कि इलाया पेरूमल समिति किससे संबंधित है? अस्पृश्यता से संबंधित है। कि अनुशंसाओं के आधार पर 1976 में इसमें व्यापक संशोधन किए गए तथा इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 रख दिया गया है। पुराना नाम क्या है इसका? पहले इसका नाम था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। कब बना ये? 1955। पर 1976 में इसका नाम बदलकर रख दिया गया नागरिक अधिकार। इससे एक शब्द को ही हटा दिया गया। किस शब्द को हटा दिया गया? इसे बना दिया गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। तो अस्पृश्यता से संबंधित आपका अधिनियम कब आया? 1955। इसका नाम कब बदला गया? 1976। वर्तमान में इसका नाम क्या है? अधिकार संरक्षण अधिनियम। अब किन किन चीजों को अस्पृश्यता माना जाएगा ये देखो, ठीक है। अस्पृश्यता, किसी व्यक्ति को किसी सामाजिक संस्था में जैसे अस्पताल, मेडिकल स्टोर, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश करने ना देना क्या माना जाएगा? अस्पृश्यता। किसी व्यक्ति को सार्वजनिक उपासना के किसी स्थल, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि में उपासना या प्रार्थना करने से रोकना। ये संविधान जो लिख रहा है ना, ये सारी प्रैक्टिकल बातें। मंदिरों में प्रवेश करने से रोका जाता था, ठीक है। उपासना करने से रोका जाता था, बोला जाता था कि तुम्हारा ये मंदिर नहीं, तुम्हारा मंदिर दूसरा है, तुम वहां जाकर उपासना करो। तो संविधान ने लिख दिया कि बेटा बहुत हो गया, ठीक है ना। अब इस चीज को अब क्या करना पड़ेगा? समाप्त करना पड़ेगा। अब हम समाप्त करेंगे इसको लिखकर, और आप में हिम्मत है तो आप करके दिखाइए, फिर हम आपको जो दंड देंगे वो आप उसके स्वयं भागीदार होंगे। 3 में बोला गया कि किसी दुकान, रेस्टोरेंट, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन के किसी स्थान पर जाने से रोक लगाना, या जलाशय, नल, जल के, देखो उन्होंने क्यों लिखा है जलाशय, नल, क्योंकि पानी भरने से तक रोका जाता था, कुएं के उपयोग करने से तक रोका जाता था। अच्छा, अब मैं जब ये चीज बता रहा हूं तो आपके अंदर अभी आक्रोश पैदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो चीजें जिन्होंने किया उसके फलस्वरूप ये चीजें आई हैं, है ना। और आज समाज एक समरसता का उदाहरण दे रहा है। आज मुझे ये चीज बताओ कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का बंदा है या उच्च वर्ग का है या निम्न वर्ग, क्या उनके बीच इस प्रकार का भेदभाव रह गया है? आज इस कक्षा में सभी वर्ग के लोग बैठे हैं, मैं मानता हूं सभी मिलजुल कर पढ़ते हैं यहाँ पर। आपको किसी को देखकर ऐसी फीलिंग आती है कि मुझे इसके साथ नहीं बैठना, या इसके साथ मैं नहीं पढ़ना चाहता या नहीं पढ़ना चाहती? नहीं है ना, क्योंकि हमारे संविधान ने ये सीख हमारे समाज को दी और वही सीख हमारे माता पिता ने हमें दी। हमें इस छुआछूत का मतलब नहीं आता, हम तो सबके साथ बैठकर खाते हैं, सबके साथ बैठकर घूमते हैं, हर जगह जाते हैं, और मंदिर में सभी के साथ मिलकर हम क्या करते हैं? उपासना करते हैं। कभी ऐसा होता है कि हम मंदिर में जब उपासना करते हो देखते हैं कोई निम्न वर्ग का तो हमारे आसपास नहीं है? होता है क्या ऐसा? या हनुमान जी बोलते हैं केवल उच्च वर्ग के लोग आओ मेरे दर्शन करने, बोलते हैं क्या? इस चीज को अब क्या कर दिया समाप्त कर दिया गया। अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के किसी सदस्य का अस्पृश्यता के आधार पर अपमान करना क्या माना जाएगा? असंवैधानिक। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता का उपदेश देना, देखो आप उपदेश नहीं दे सकते, या फिर एक चीज और बोलिए, देखो इतिहास, दर्शन या धर्म के आधार पर। अब मान लो किसी पुराण में कुछ लिखा है निम्न वर्ग के लिए, ठीक है, अब किसी जगह पे या फिर किसी इतिहास में हम पढ़ रहे हैं, किसी राजा की व्यवस्था चली आ रही है जिसमें जो एसटी एससी या निम्न वर्ग के लोग होते थे वो ये काम करते थे, उच्च वर्ग के लोग ये काम करते थे। तो कल को आकर ना आप ऐसी बातें नहीं कर सकते, है ना, कि इतिहास में तो ऐसा था, तुम्हें कुछ नहीं पता है ना, ये चीजें सही थी, तुम भले इसको गलत बोलो पर ये चीजें सही थी, वो इतने महान राजा थे उसके बाद भी उन्होंने इस व्यवस्था को अपनाया। आप ये सब बातें नहीं कर सकते, ये सब बातों के आधार पर आप अस्पृश्यता को सही नहीं ठहरा सकते, है ना। इस चीज पर भी संविधान क्या लगाता है? रोक लगाता है। और उसने फेंक कर मारा है मुंह पे आर्टिकल नंबर 17 की अगर अब तुम में हिम्मत है तो छुआछूत को बढ़ावा तुम देकर दिखाओ, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। तो सारी चीजें समझ में आ गई कि अस्पृश्यता क्या होती है। अब बचता है हमारे समता के अधिकार का अंतिम आर्टिकल, कौन सा? आर्टिकल नंबर 18। ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल है, उपाधियों का अंत। अब ये उपाधियां क्या होती हैं? उपाधियां प्राचीन काल से चली आ रही हैं, बाद में ब्रिटिश सरकार ने भी अपने तरह की उपाधियां चलाई। कुछ उपाधियां देखें तो राजा की उपाधि, महाराजा की उपाधि, महारानी की उपाधि, सुल्तान, राय बहादुर, राज बहादुर, राय साहब, और अंग्रेज देते थे नाइटहुड की उपाधि देते थे अंग्रेज, है ना। इन सारी उपाधियों को क्या किया गया? समाप्त। पहले उन्होंने बता दिया कि हम उपाधि मतलब क्या कहना चाह रहे हैं। यह उपाधियां तानाशाही, गुलामी, ऊंच नीच के भेदभाव को क्या करती हैं? दर्शाती हैं। आजादी के बाद देश ने किस व्यवस्था को अपनाया? लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाया। लोकतंत्र में सभी को समान स्थान दिया जाता है। देश में समानता लाने के लिए ऐसी उपाधियों को हटाना जरूरी था, इसलिए अनुच्छेद 18 को। कल को ऐसा ना हो यार देश का संविधान बन गए और लोग बोलें कि हम तो राजा हैं, है ना, हम तो राजा हैं, हम प्रजा हो तुम हमारी। भले हमारे ऊपर एक केंद्र सरकार बैठी है फिर भी राजा तो अपने स्वैग में रहेगा कि हम क्या हैं? राजा हैं, हम तो महारानी साहिबा हैं, है ना। तो महारानी साहिबा जैसे पदों को समाप्त करने के लिए आर्टिकल नंबर 18 लाया गया कि आप अब कुछ नहीं हो, अब आप एक ही चीज हो, क्या? भारत के, बस। इसके अलावा आप कुछ भी, इसके अलावा भी कुछ अन्य उपाधियां होती थी, मुकद्दम की उपाधि, आपके चौधरी की उपाधि, आपके जमींदार की उपाधि, इन सारी उपाधियों को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया। क्योंकि देखो कोई ऐसा ना हो कि निम्न वर्ग के लोग सोचें कि अरे वो तो राजा जी हैं तो उनको कुछ उच्च वर्ग का समझे, ऐसा नहीं है। राजा आजा जी कुछ नहीं है, वो भारत के नागरिक हैं, आप भी क्या हो? भारत के नागरिक हो, सबको समान अधिकार है ना। वो भी उसी सड़क से निकलेंगे, आप भी उसी सड़क से निकलोगे। ऐसा नहीं राजा जी के अलग से कोई घोड़ा आएगा उस सड़क में चलने के लिए, सबके लिए समान अधिकार रहेंगे। इसके बाद आर्टिकल 18 बोलता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया। इस अनुच्छेद में 4 प्रावधान किए गए। अब देखना, कुछ प्रावधान ऐसे हैं या कुछ बिंदु ऐसे हैं जो दिए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा, है ना, वो होते हैं अलंकरण, नागरिक अलंकरण, ठीक है, जिसे उपाधि नहीं माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राज्य, सेना और विद्या संबंधी सम्मान को उपाधि नहीं माना जाएगा। अब समझना, राज्य मतलब जो आपको पद्मश्री दिया जाता है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, ये चीजें जो सरकार देती है इसको उपाधि नहीं माना जाएगा। कल को आप ये नहीं कह सकते कि न्यायालय चले जाओ बोलो कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न क्यों दिया, वो भी भारत के नागरिक हैं, हमें भी दो। तो वैसे काम कर लो, वैसे काम कर लो, उन्होंने इंडिया को इतने बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट किया इसलिए वो भारत रत्न के क्या है? भागीदार हैं। आप भी ऐसा कोई काम कर लो, हम आपको भी दे देंगे, ठीक है। तो इन चीजों को लेकर कोई न्यायालय नहीं जा सकता। इसके अलावा देखो एक वाद हुआ था, जैसे मैंने बोला ना कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं जो ज्यादा समझदार होते हैं। बालाजी बनाम भारत संघ मामला 1996 में उच्चतम न्यायालय ने भारत रत्न में पद्म सम्मानों को इसका उल्लंघन नहीं माना। ये पहुंच गए होंगे, है ना, वही चीज लेके हमको भी दो, हमें भी चाहिए। इसके बाद सेना के अंतर्गत देश की सेना में जनरल, कमांडर, चीफ मार्शल, ये जो पद दिए जाते हैं, कैप्टन, ये जो है उपाधियों के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। इसे भी आप न्यायालय देखो
जो एक लेफ्टिनेंट होता है वो ताउम्र अपने नाम के सामने लेफ्टिनेंट लगाता है, जो एक कर्नल होता है वो ताउम्र क्या लगाता है, रिटायर्ड कर्नल, है ना। तो एक उपाधि तो उन्होंने धारण की है, पर उसे इस आर्टिकल के तहत उपाधि नहीं समझा जाए। इसके अलावा विद्या में आपने देखा होगा डॉक्टरेट की उपाधि, जो पीएचडी कर लेते हैं उनके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, तो ये भी तो एक उपाधि है। तो तो इसे भी आर्टिकल नंबर 18 के तहत उपाधि, तो इतनी चीजों को आप आर्टिकल नंबर 18 के बाहर रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो पद्म सम्मान, भारत रत्न, सेना के पद और डॉक्टरेट की उपाधि या फिर जो विद्या से संबंधित उपाधियां हैं, ये आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं करती हैं। क्लियर है। अब क्या बोला गया, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसा ना हो कि ब्रिटेन से तो लोग चले गए, ब्रिटेन वाला बोल दे कि आज से तुम्हें हम नाइटहुड बनाते हैं, है ना, देश स्वतंत्र हो गया पर वो आज भी हमारे देश के लोगों को नाइटहुड बना रहे हैं। तो ऐसा अब नहीं हो सकता, आप विदेश से किसी भी प्रकार की उपाधि प्राप्त नहीं कर सकते। इसके अलावा राज्य के तहत लाभ या विश्वास के किसी भी पद को, जो राज्य के तहत किसी लाभ के पद पर बैठा है, मतलब भारत सरकार के उपक्रम में, ठीक है, जो पद को धारण करता है, विदेशियों को भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त करने का प्रतिबंध। आपने देखा होगा जो हमारे कुछ राजनेता होते हैं, जैसे हमारे देखा होगा नरेंद्र मोदी को दिया गया था चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, है ना। ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो दूसरे देशों के राजनयिकों के द्वारा किसको दिए जाते हैं, भारत के नागरिकों को, भारत के राजनेताओं को, या भारत में कोई अच्छे, जैसे कि अभी हमारे यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश के एक शिक्षक को वर्ल्ड के बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया गया था, है ना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो ये भी तो बेस्ट टीचर की एक उपाधि हो गई। तो आप यदि सरकारी लाभ के पद पर हैं तो आपको विदेश से किसी भी उपाधि या फिर अलंकरण को प्राप्त करने से पहले किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, बस आपको राष्ट्रपति की एक बार परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके अलावा एक विश्वविद्यालय किसी योग्य व्यक्ति को उपाधि या सम्मान प्रदान कर सकता है, विश्वविद्यालय करते ही हैं, डॉक्टर की उपाधि किसी को प्रदान कर देते हैं, तो उसे संविधान 18 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, आर्टिकल नंबर 18 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 18, जो किसका अंत करता है, उपाधियों का अंत करता है। समानता स्थापित कर दी, सब बराबर हो गए देश में, सभी एक समान हो चुके हैं। आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक हमने एक समानता की परिभाषा को समझा और हमने अपने संविधान की उस नींव को समझा जिसने हमारे देश में समानता को क्या किया, स्थापित किया है। क्लियर है, हर एक आर्टिकल अच्छे समझ में आया। 14, 15 के 6 भाग, 16 के 6 भाग, 17, 18 और 14 के 2 शब्द हमारे कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हैं, एकदम अच्छे समझ में आई हैं। तो हम यहाँ समाप्त करते हैं हमारे पहले मूल अधिकार को, समता के अधिकार को। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने दूसरे मूल अधिकार पर चर्चा करेंगे, ठीक है। जय हिंद।